हेलो एवरीवन। आज हम धर्मवीर भारती जी की एक फेमस कहानी है उल्टा, उसको कवर करने वाले हैं। ये कहानी उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो औरत को उसकी चाल ढाल, उसके पहनावे, उसके रंग रूप से जज करते हैं। और जज तो करते ही हैं, साथ में कमेंट भी करते हैं, उनके साथ एक टैग जोड़ देते हैं, चाहे वो टैग उनको बदनाम ही क्यों ना कर दे, जबकि ये उसकी असलियत भी नहीं जानते हैं कि असलियत में वो एग्जैक्टली औरत है कैसी। तो फिर बिना देर के शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी। आज की जो पूरी स्टोरी है वो एक लड़का अपनी पड़ोसन के बारे में बता रहा है। तो पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी है मेरी पड़ोसन की। पड़ोसी ने अच्छी भी होती है और बुरी भी, कर्कशा भी होती है और सीधी भी, लड़ाकू भी होती है और मिलनसार भी। लेकिन मैं तो कुछ इस किस्म का आदमी हूँ कि जिन्हें भले बुरे की तमीज ही नहीं होती। वर्ण भले और बुरे के बीच की अंतर रेखा का कोई महत्व भी नहीं समझ पाते। विशेषज्ञों को समझने और महत्व देने की बुद्धि जैसे मुझे मिली ही नहीं। इसलिए कभी कभी जब मुझसे कहा जाता कि उससे दूर रहो, यह बात अच्छी नहीं है, तो मैं इसकी अहमियत ही नहीं समझ पाता। इसी अच्छे और बुरे की बात को लेकर अक्सर मुझ में और भैया में तनातनी रहती है। भले और बुरे की पहचान की उन्हें कुछ ऐसी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है कि वे उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। किसी का चेहरा देखकर बता देते हैं कि उस आदमी में कितने महान दुर्गुण भरे हुए हैं। यह बात नहीं है कि दुनिया को देखने और समझने के अभ्यास करने में उनमें यह अद्भुत शक्ति आई है। यह तो ईश्वरीय देन है, वरना इस विश्लेषण में मैं जड़मती इतने अभ्यास के बाद सुजान बन ही गया होता। अब इन्हीं नंदराम घड़ीसाज को ले लीजिए। इन्हें मेरे पड़ोस में आए सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन भैया ने पहले ही दिन बता दिया था कि इनकी बीवी के रंग ढंग अच्छे नहीं हैं। यूं उनकी उम्र काफी थी, कम से कम 28-30 साल के करीब। गोद में 4 महीने का बच्चा भी था। देखने सुनने में बहुत मलिन और गंदी, नाम भी कोई अच्छा नहीं, सिर्फ लाली। लेकिन वाह रे भैया कि उनने लाली की दुष्चरित्रता भी नहीं छिप सकी। भैया रोज उसके बारे में नई नई बातें बताते। मुझसे भैया की इसीलिए बहस हो गई। यूं तो मुझे इस तरह की बातों का पर अक्सर यकीन ही नहीं होता, और फिर लाली जैसी औरत को कोई भला निगाह उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन भैया का कहना है कि मैं औरतों को समझता ही नहीं। यूं कभी वह आग लेने, कभी लड़के की घुट्टी लेने, कभी तुलसी की पत्ती लेने मेरे यहाँ आती थी। मगर भैया के फैसले ने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं कभी उसके सामने भी नहीं जाता था। मुझे ऐसी बातों पर जरा कम यकीन होता था, मगर मेरे यकीन करने या ना करने से क्या, जब सभी जानते हैं कि मुझे भले और बुरे की तमीज नहीं। लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि मेरा ध्यान उसकी ओर बुरी तरह से खिंच गया। उस दिन एतवार था और मैं दालान में बैठा साइकिल साफ कर रहा था। भैया, आपके पास कोई डाक का लिफाफा होगा? मैंने सिर उठाकर देखा तो लाली। मेरी तो जुबान ही तालू से चिपक गई। नहीं, मैंने किसी तरह से कहा। मगर सच बताऊं आपसे, अगर भैया का डर ना होता ना तो उससे कुछ बातें करना चाहता था। टिकट है? उसने फिर पूछा। नहीं, लेकिन सुनिए। सहसा मैंने देखा दरवाजे पर भैया, और बड़ी सफाई से स्वर बदलकर मैं बोला, क्या मैं कोई डाक खाना खोले बैठा हूँ? जी नहीं भैया, उसके स्वर में बेहद दीनता थी। आज एतवार है, एक जरूरी खत लिखना था। सोचा शायद आपके पास हो, आप नाराज ना हो। और जैसे लगा कि अब वो रो ही पड़ेगी। उसके बाद वह मुड़ी और चली गई। अब भैया आए और पहले उन्होंने बड़ी विश्लेषणात्मक निगाह से मुझे सिर से पैर तक देखा और बोले, क्या कह रही थी? लिफाफा टिकट मांग रही थी। भैया बड़े गंभीर थे। ओह, यह ढंग निकाला है। नहीं भैया, मगर उसने और कोई बात नहीं की। मैंने उसे डांट दिया तो बेचारी रुआसू हो गई। बेचारी रुआसू हो गई? बेचारी पर खास जोर देते हुए भैया ने कहा, तुम अभी इन लोगों के ढंग नहीं जानते, पूरी उल्टा है यह। क्यों किसी पर तोहमत लगाते हो? तोहमत जानते हो? विधवा है ये, दूसरा ब्याह किया है। मैंने पहले ही दिन कह दिया था। लेकिन इतने से ही दुष्चरित्र कैसे हो गई? क्यों? एक आदमी मर गया तो चैन नहीं पड़ा? अरे मैं कहता हूँ, कौन जाने इसने पहले आदमी को जहर ना दे दिया हो। 100 बार ऐसी खबरें अखबार में निकलती हैं। मैं चुप रह गया। बात सही थी, कौन जाने उसने जहर ही दे दिया हो। लेकिन भैया के स्वर में कुछ ऐसा था कि उसमें मुझे अपने प्रति अच्छा ना लगा। मैं बोला, आप तो शक्की हैं। भैया सुनते ही मुड़े और फिर मेरे बिल्कुल नजदीक आकर बोले, और आप झक्की हैं। तुम जानते हो, जब तुम कॉलेज में चले जाते हो तो रोज दोपहर में आकर मुझसे पूछती है, मेरा कोई खत तो डाकिया भूल से नहीं दे गया? बताओ
किसी का खत तो डाकिया मुझे ही दे जाता, फिर उसका ही क्यों दे जाएगा? फिर तुम्हारे सामने पूछने क्यों नहीं आती? अकेले में ही क्यों पूछने आती है? मैं सब समझता हूँ। प्रमाण अकाट्य था। मैं इस बार सचमुच निरुत्तर था। भैया फिर दरवाजे तक जाकर रुक गए और पैंट पर क्लिप चढ़ाते हुए बोले, और फिर मान लिया कि वह किसी और मतलब से नहीं आती, लेकिन कौन है जिसके खत के लिए इतनी चिंता कि किसी दूसरे के हाथ ना पड़ जाए? किसे खत भेजने की इतनी बेताबी है कि एतवार भी कांटे नहीं कट रहा है? और भैया साइकिल उठाकर चल दिए। उसी दिन से पता ही नहीं क्यों मैं लाली के बारे में अनावश्यक रूप से सोचने लगा। उसका घर खपरेल का था। मेरी खिड़की से उसका आंगन दिखता था। सहसा मुझे इस बात का ख्याल हो गया कि आज तक मैंने ना कभी खिड़की बंद करने की कोशिश की और ना कभी उसने पर्दा करने की। नंदराम से वह बहुत कम बोलती थी। नंदराम की उम्र 45 साल थी और उसकी पहली पत्नी से 2 बच्चे थे जो लाली से नफरत करते थे। जब नंदराम खाना खाकर अपनी खिचड़ी मूछों को पोंछता हुआ और दांत खोदता हुआ बाहर चबूतरे पर जाकर बैठता तो दोनों बच्चे लाली की शिकायत करते। फिर आंगन में खड़े होकर घुर्राता हुआ कहता, मैं कह देता हूँ कि घर में इन्हीं बच्चों के आराम के लिए लाया हूँ। तुझे माँ बनकर रहना है तो रह, वरना याद रख भूखों मर रही थी। अब चर्बी चढ़ गई है ना, हड्डी हड्डी तोड़ डालूंगा। इतने में ही नंदराम का बड़ा लड़का पुत्तन गोद के लड़के को धीरे से चुटकी काट लेता और वह चीख कर रो पड़ता। लाली जब तक उसे दौड़कर चुप कराए तब तक नंदराम कहता, अपनी संतान को तो खाए जाती है, दूसरे के पेट की क्या ममता होगी? मुझे तो समाज के मंत्री जी ने अच्छा फंसा दिया। कहीं बुढ़ापे में यह पाप गले पड़ा मेरे। और वह खड़ाऊ चटकाता हुआ फिर चबूतरे पर चला गया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो नंदराम का पक्ष लेता या लाली पर तरस खाता, मगर मैं तो बता चुका हूँ कि मुझे भले बुरे की तमीज ही नहीं है और दुनिया की कोई चीज मेरे लिए अहमियत ही नहीं रखती। लेकिन आज की घटना के बाद ये सभी चीजें ना जाने किस कोने से निकलकर मेरे मन की परतों में रेंगने लगी। शाम को लेटा तो भी यही सोच रहा था कि होली नजदीक थी और कुछ दूरी पर कुछ बारी मिलकर ढोल पीट पीट कर फगुआ उड़ा रहे थे। इतने में भैया भी आकर बैठ गए। सामने की खिड़की खुली थी और नंदराम आंगन में खड़ा रोज का कार्यक्रम पूरा कर रहा था। हाँ, आज जरा उसकी आवाज तेज थी। वह अपने दोनों बच्चों को सर्कस ले जाने वाला था और कपड़े पहने तैयार खड़ा था। गोद का बच्चा चीख चीख कर रो रहा था, लेकिन लाली गुमसुम चौके पर बैठी कुछ बना रही थी। घी और सूजी की महक यहाँ तक आ रही थी, जिससे अनुमान होता था कि वह होली का पकवान बना रही थी। नंदराम कभी पुत्तन की टोपी ठीक करता, कभी अपना कोट, और कह रहा था, पकवान बना रही है, कहा था बच्चों को तैयार कर देना, लेकिन माँ का दिल हो तब ना। अपनी गोद का बच्चा गला फाड़ फाड़ कर मरा जा रहा है, जाने किसे खिलाएगी पकवान। एक को तो खिला खिलाकर मार डाला और वह पैर पटकते हुए चला गया। या बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। से डांट पड़ने से उन्हें एक विचित्र प्रकार का मानसिक संतोष प्राप्त हो रहा था। सहसा वे मुझसे बोले, इधर आओ, देखो जरा। मैंने खिड़की से झुककर देखा। लाली कहाड़ी के पास से उठकर आई थी और सामने एक थाल में से चीजें उठा उठाकर खा रही थी। बच्चा एक खटोले पर पड़ा रो रहा था। रोते रोते गला बैठ रहा था उसका, मगर लाली थी कि उस ओर बिना ध्यान दिए एक एक चीज बहुत स्वाद ले लेकर चख रही थी। इस दृश्य में कि मैं सिहर उठा। बच्चा चीखते चीखते मरा जा रहा है और इसे अपने पेट की पड़ी है। ये माँ है? इस बीच लाली उठी और एक पिटारी ले आई। बच्चा अंत में रोते रोते सो गया था। पिटारी में उसने बहुत सा पकवान रखा और एक कपड़े से बांध दिया। इतने में किसी ने बाहर से आवाज दी। वह बाहर गई और हम लोगों ने देखा कि उसके पीछे पीछे कोई आदमी तंजेब का कुर्ता और धोती पहने आ रहा है। आदमी ने अंदर आते ही चारों तरफ देखा। लाली बोली, कोई नहीं है, घबराओ मत। उसने सशंकित निगाह से हमारी खिड़की की ओर देखा और कुछ लाली से कहा तो सुनाई नहीं पड़ा। लाली थोड़ी देर आंगन में खड़ी कुछ सोचती रही, फिर चुपचाप बरामदे में चली गई। वह आदमी भी अंदर चला गया। मैं मारे गलानी के खिड़की के पास से उठ आया। भैया कमरे में टहलने लगे। देखा तुमने? थोड़ी देर बाद बोले, अब तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं कल नंदराम से कहता हूँ कि वह अपना मकान बदल ले, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे यह सब नापसंद है। थोड़ी देर में आदमी जब गया तो हाथ में पकवानों की पिटारी थी। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि नंदराम क्यों इतना बेखबर है। क्या वह लाली के रंग ढंग नहीं समझता? क्यों नहीं वह ऐसी औरत का गला दबा देता? लेकिन कुछ रोज बाद, शायद होली तब तक बीत चुकी थी, उस घर में एक घमासान मचा था। आंगन में कुछ नहीं दिख पड़ता था।
मगर बरामदे में अंदर नंदराम चीख रहा था, मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ, रोज मोहल्ले भर में जाकर उसकी चिट्ठी ढूंढती है, उसी के लिए ये पकवान बने थे, ले और ले। और उसने मारपीट शुरू कर दी शायद, क्योंकि नंदराम के दोनों बच्चे पुत्तन खास तौर से ताली बजा बजा कर नाच रहा था। बीच बीच में सिसकियों की आवाज, बाद में फिर नंदराम की आवाज, इतनी हिम्मत तेरी, उसे यहाँ बुलाएगी, जान ले लूंगा तेरी। उसके बाद रोते रोते कुछ लाली ने कहा जो सुनाई नहीं पड़ा, और थोड़ी देर के लिए नंदराम की आवाज आनी बंद हो गई। मैंने भैया की ओर देखा, वे बहुत खुश नजर आ रहे थे। बोले, आज पता लगा है, उसी को लिख रही होगी खत, जो उस दिन आया था ना। सहसा नंदराम फिर चीख कर बोला, मैंने एक दफे कह दिया ना, खबरदार जो उसे खत लिखा, तेरी उंगलियां काट कर मिर्चा भर दूंगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जोर से चीख कर लाली बोली, मैं लिखूंगी लिखूंगी, हत्यारे, कसाई, निपुते। और सहसा वह बरामदे में से निकलकर बाहर भागी। नंदराम उसके पीछे लपका, और लाली मेरे आंगन में मौजूद और लगी चीखने, माजी बचाओ, माजी कसाई मारे डालता है मुझे। माँ अष्टमी पूजने गई थी, मेरे काटो तो खून नहीं। भैया कुछ कहने ही वाले थे कि इतने में नंदराम चीखता चिल्लाता हुआ आया और उसके बाल पकड़कर घसीटता हुआ ले गया। भैया ने कहा, जाओ दरवाजा बंद कराओ। मैं नीचे उतरा कि आंगन में मेरी निगाह मुड़े हुए पोस्ट कार्ड पर पड़ी, जो लाली के आंचल से गिर पड़ा था। शायद यही उसके प्रेमी का खत था, जिस पर कोहराम मचा था। उठाऊं या ना उठाऊं, अंत में मैंने उठा ही लिया। किसी बहुत कम पढ़े लिखे की बहुत त्रुटिपूर्ण हस्तलिपि में लिखा था। मैं आपको वैसे का वैसा ही बताऊंगा जैसा गलत सलत लिखा हुआ था। श्रीमती माता जी, आगे समाचार यह है कि आपके भेजे हुए पकवान मिले। आपने जो लिखा है कि एक बार इलाहाबाद चले आना, वह मैं इम्तहान बाद आऊंगा एक दिन के लिए, पर मैं ठहरूंगा नहीं कि आपने शादी कर लिया है। और रहा हम तो उस कुलवालों की बात सुनने के लिए और पुत्तन की मार खाने के लिए मैं उस बार इलाहाबाद गया। आपने कहा कि मेरा लड़का नालायक है, इस स्कूल से भाग आता है, और नंदराम की हजारों बातें सुनाई। हमको नंदराम की बातें सुनने की बर्दाश्त नहीं है। बात सुनने की बर्दाश्त होता तो मामा की खुसमत करता, तो वह अपने पास रख लेते। जब मामा के पास से दादा के घर आए तो हमारे कुछ कपड़ा धोबी के यहाँ रह गया, उसे मामी नहीं भेजा। और बहुत बात है जो मैं आऊंगा तो बताऊंगा, पर आपने जो लिखा है कि मैं 10 रुपए का मास्टर रख दूंगी और 2 आना रोज दूंगी, वह आप मुझको देना होता तो पहले देती। मैं आपका नंदराम की कमाई नहीं खाना चाहता। मैंने तो सोचा है कि मुझको दादी नहीं रखेगी तो क्या जिस भगवान ने पैदा किया वह जिंदा रखेगा। आपने कहा था दादा से कि मैं समझूंगी कि इस स्कूल में सब मर गए तो समझ लीजिएगा कि मर गया, या इससे आपको दुख हो तो समझ लीजिएगा कि मेरा लड़का मरा नहीं, नालायक है। जो दूसरा हुआ है वह बड़ा होकर कहना मानेगा। होली के दिन मामा आपका पकवान दिया पर हम खाया नहीं, कि वह नंदराम की कमाई का है, तो उसे मामी रख लिया। यहाँ सब ठीक है। इंदिरा जल गई थी, छोटी बुआ की बिटिया हुई, सो निमोनिया हो गया, अब ठीक है। मैं इम्तहान बाद आऊंगा, पर ठहरूंगा नहीं, क्योंकि आप शादी कर लिया है। आपका पुत्र श्याम मनोहर लाल। तो यह था जिसे हम प्रेम पत्र समझ रहे थे। मैंने चुपचाप खत भैया की ओर दिया और कुर्सी पर बैठ गया। खिड़की से आवाज आ रही थी, लाली जिभ की जाती हुई गाय की तरह डकरा डकरा कर चीख रही थी, मैं लिखूंगी, जरूर लिखूंगी, उसे यही बुलाऊंगी, तेरी छाती पर बिठाऊंगी। और नंदराम मारता हुआ पता नहीं क्या क्या चीख रहा था। इस कहानी से समझ आता है कि किसी को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसकी कंडीशंस क्या है और उस पर क्या बीत रही है। आई होप इस स्टोरी को सुनने के बाद आप किसी को जज करने से पहले एक बार तो जरूर सोचेंगे। आज की कहानी कैसी लगी आप सबको कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।